नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों मैं आपके साथ जायसवाल सर आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा जगत के चैनल राष्ट्रहित में चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर पे स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों हर एक भाई बहन का जिसका सपना है शिक्षक बनना, अध्यापक बनना, वेलकम, अभिनंदन। दोस्तों पर्यावरण के प्रैक्टिस सेट 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट ये रहेगा। दोस्तों आई होप आप हर एक प्रैक्टिस सेट अटेंड कर पा रहे होंगे। अगर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इसके पिछले प्रैक्टिस सेट देखना चाहते हैं इस सब्जेक्ट की, अदर सब्जेक्ट की, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको आई बटन यहाँ पर मिलेगा तो आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। महत्वपूर्ण 30 प्रश्न, आपके 30 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट, 30 नंबर का प्रैक्टिस सेट। अंत में आपको बताना है कि आप लोग 30 में से कितना स्कोर कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न स्क्रीन पर। यह तर्क किसने प्रस्तुत किया कि परिवार जो एक फैक्ट्रिया है जो कि मानव व्यक्तित्वों को उत्पादित करती हैं। यह तर्क किसने प्रस्तुत किया कि परिवार फैक्ट्रियां हैं जो कि मानव व्यक्तित्वों को उत्पादित करती हैं? मॉर्गन, मैकाइवर, डेविस या पार्सन्स? तो राइट ऑप्शन आपका डी के साथ जाएगा। पार्सन्स ने यह तर्क प्रस्तुत किया था कि परिवार फैक्ट्रियां हैं जो कि मानव व्यक्तियों को उत्पादित करती हैं। तो राइट ऑप्शन आपका डी के साथ जाएगा। अब देख लेते हैं दोस्तों सेकंड प्रश्न क्या दिया गया है कि संयुक्त परिवार की विशेषता नहीं है सहयोगी व्यवस्था, रक्त संबंध से संबंधित छोटा आकार या समान व्यास। तो सभी लोग जानते हैं दोस्तों संयुक्त मतलब जुड़ा हुआ, ठीक है। एकल परिवार, संयुक्त परिवार, दो प्रकार के परिवार होते हैं। तो छोटा आकार ये होना यह विशेषता नहीं होगी, ये छोटा आकार होना है एकल परिवार की विशेषता। एकल परिवार की विशेषता क्या है? छोटा होना। लेकिन यहाँ पे संयुक्त परिवार दिया गया तो संयुक्त परिवार की विशेषता आपकी छोटा आकार नहीं होगा। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। उम्मीद है दोस्तों आप सभी मेरे प्यारे मित्र एक बार वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिएगा। सभी प्यारे मित्र, धन्यवाद सभी का। दोस्तों अगला प्रश्न है, परिवार निर्माण हेतु आवश्यक है भाई बहन, दादा दादी, ताऊ ताई, पति पत्नी। तो सभी लोग जानते हैं सिंपल साधारण सा प्रश्न है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। दोस्तों अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, लाजवाब प्रश्न। हर एक प्रश्न आपके एनसीईआरटी के पैटर्न पर है, सिलेबस के अकॉर्डिंग है और यहीं से प्रश्न आएंगे। मध्य प्रदेश का वनस्पत विज्ञान सबसे बड़ा गार्डन कहाँ पर स्थित है? दोस्तों मध्य प्रदेश के वनस्पत विज्ञान का सबसे बड़ा गार्डन जो है कहाँ पर है? विदिशा में है, जबलपुर में है, पन्ना में है, सागर में है। तो सभी लोग जानते हैं कि मध्य प्रदेश का वनस्पत विज्ञान सबसे बड़ा गार्डन आपके सागर में है। कौन से विश्वविद्यालय में है? तो हरि सिंह गौर जो विश्वविद्यालय सागर में दोस्तों, वहाँ पर ही वनस्पत विज्ञान का सबसे बड़ा गार्डन स्थित है आपका। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, गरीबों की गाय कहलाती है भेड़, काट, बकरी, इनमें से कोई नहीं। भैंस भी दे दिया जा सकता है, ठीक है। तो गरीबों की गाय क्या कहलाएगी? बकरी कहलाती है। यहाँ पे गाय भी तीसरा ऑप्शन दे दिया जा सकता है। तो गरीबों की गाय, सभी लोग ऑप्शन ज़्यादातर गाय मारेंगे, लेकिन यहाँ पे बकरी होगा, ठीक है। गरीबों की गाय बकरी को कहा जाता है। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, तालाब के पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला शुरू होती है जलीय जीवों से, छोटी मछलियों से, जलीय पादपों से या आपके जलीय कीटों से। तो तालाब के पारिस्थितिक तंत्र में दोस्तों जो खाद्य श्रृंखला शुरू होती है वह किससे होती है? सभी लोग कमेंट करेंगे अपना अपना आंसर। तो आपका हो जाएगा जलीय पादपों से शुरू होती है, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। मरुस्थल में उगने वाले पौधे कहलाते हैं, जो पौधे मरुस्थल में उगते हैं, ठीक है। तो मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? मीजोफाइट्स कहलाते हैं या आपके हाइड्रोफाइट्स कहलाते हैं, जीरोफाइटर कहलाते हैं या हेमोफाइट्स कहलाते हैं। तो मरुस्थल में उगने वाले पौधे को दोस्तों जीरोफाइटर कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? शुष्क भूमि संबंधित, आपका जो शुष्क भूमि में उगने वाले पौधे होते हैं, ठीक है, उनको ही मरुस्थल में उगने वाले पौधे को किसको कहते हैं? जीरोफाइटर कहते हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, फलों का अध्ययन किया जाता है इस स्पर्मोलॉजी में, एंथोलॉजी में, पामोलॉजी में या पीडोलॉजी में। तो फलों का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है? किसमें? तो फलों का अध्ययन पोमोलॉजी में किया जाता है, ठीक है दोस्तों। जो विज्ञान की ही एक शाखा होती है आपकी पोमोलॉजी, और पोमोलॉजी शब्द लैटिन भाषा के शब्द पोमोम से लिया गया है जिसका अर्थ होता है फल। अब अगला प्रश्न आ गया। हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, वीडियो लाइक करते जाएं, शेयर करते जाएं। शिक्षा जगत के चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम है दोस्तों। अब देखिएगा अगला अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है।
बायोमास ऊर्जा की प्राप्ति की जा सकती है पौधारोपण द्वारा, कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा, ठीक है, भूमिक फसल द्वारा या उपयुक्त सभी द्वारा। तो बायोमास ऊर्जा प्राप्त की जा सकती किससे की जाती है? तो सभी लोग जानते हैं, सूखे पत्ते हो गए, ठीक है, भूमिक फसल द्वारा हो गया, यानी किसी ऑप्शन सही हो जाएगा। भूमिक फसल हो गया, पेड़ पौधे, गोबर, मानव मल आदि जैविक वस्तुएं जो होती हैं, इसमें बायोमास में क्या है, निहित ऊर्जा को जैव ऊर्जा कहते हैं। और इनका प्रयोग ऊष्मा, विद्युत या गतिज ऊर्जा उत्पन्न के लिए किया जा सकता है। और उदाहरण के लिए दोस्तों, पशुओं का चारा जिसके बदले में हमें गोबर प्राप्त होता है, कृषि अवशेष के द्वारा खाना पकाना आदि, ये सारी चीज़ें हमारी क्या आएगी? तो बायोमास ऊर्जा प्राप्त की जा सकती, भूमि फसल द्वारा, पेड़ पौधे, गोबर, ये सारी चीज़ों द्वारा प्राप्त की जा सकती है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। यदि इस पृथ्वी में सभी पौधे लुप्त हो जाएं तब क्या होगा? अगर पृथ्वी में पौधे ही ना हो, ठीक है, तो सर्वप्रथम सभी प्राणी मर जाएंगे, केवल शाकाहारी मरेंगे, मांसाहारी मरेंगे, या इसका किसी भी प्राणी पर प्रभाव नहीं पड़ेगा? तो आपका जवाब आ चुका है, क्या होगा? सभी लोग कमेंट करेंगे। राइट ऑप्शन क्या होगा? यदि इस पृथ्वी से सभी पौधे लुप्त हो जाएं तब क्या होगा? जब पौधे ही नहीं रहेंगे तो ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी, क्योंकि पौधे के द्वारा तो हमें ऑक्सीजन मिल रही है, ठीक है। और CO2 की वृद्धि हो जाए, क्योंकि CO2 को अवशोषित करने वाला नहीं रहेगा कोई, ठीक है। जब पेड़ पौधे तो अवशोषण करते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? पहला, कि सभी प्राणी मर जाएंगे। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, कि वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें कवक या फफूंदी का अध्ययन किया जाता है कहलाती है? बैक्टीरियोलॉजी कहलाती है, साइकोलॉजी, वायरोलॉजी या माइकोलॉजी? तो वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें फफूंदी का अध्ययन किया जाता है, सभी लोग जानते हैं क्या कहलाती है दोस्तों? वह आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? वह आपका हो जाएगा माइकोलॉजी। जी हाँ, कवक के अध्ययन के विज्ञान को कवक विज्ञान यानी माइकोलॉजी कहते हैं। कुछ लोगों का मत है कि कवक की उत्पत्ति शैवाल यानी कि आपके शैवाल में जो पर्णहरिम की हानि होने से हुई है। और यदि वास्तव में ऐसा हुआ तो कवक को पादप सृष्टि यानी कि प्लांट किंगडम में रखना उचित होगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? किसको? माइकोलॉजी को कहा जाता है वनस्पति की विज्ञान की वह शाखा जिसमें कवक या फफूंदी का अध्ययन किया जाता है, तो माइकोलॉजी के अकॉर्डिंग अध्ययन किया जाता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, लाजवाब प्रश्न है, कि एक अंडे में कितने ग्राम वसा व कितने ग्राम प्रोटीन होते हैं? ठीक है, वसा 6 ग्राम, प्रोटीन 6 ग्राम, वसा 10 ग्राम, प्रोटीन 6 ग्राम, वसा 26 ग्राम, प्रोटीन 15 ग्राम, वसा 10 ग्राम, प्रोटीन 8 ग्राम। तो दोस्तों, एक अंडे में कितने ग्राम वसा और प्रोटीन होते हैं? आप सभी ज़्यादातर अंडे का सेवन करते होंगे, क्योंकि अंडा है शाकाहारी और मौसम भी ठंडा वाला है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन किस ऑप्शन के साथ जाएगा दोस्तों? आप लोग अपना ओपिनियन जरूर बताएं। आई थिंक मेरे हिसाब से सी ऑप्शन होना चाहिए दोस्तों, 26 ग्राम एंड प्रोटीन 15 ग्राम। तो राइट ऑप्शन सी के साथ जाएगा। आपका जो भी ओपिनियन हो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? अमाशय में, आंत में, अग्नाशय में, इनमें से कोई नहीं। तो विटामिन के का निर्माण दोस्तों, आइए देखिए, कुछ लॉजिकल पॉइंट है, पढ़ लेते हैं। यह विटामिन जो है ब्लड क्लोटिंग में अहम रोल निभाता है। विटामिन के जो होता है ब्लड कोटिंग में अहम रोल निभाता है। इसकी वजह से ही आंतरिक और बाहरी जो ब्लीडिंग रुकती है, विटामिन के कारण ही। और विटामिन के दो भाग होते हैं, एक होता है विटामिन K1, दूसरा होता है विटामिन K2। विटामिन K1 हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है, और जबकि विटामिन K2 मनुष्य की आंतों में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, विटामिन K2 कहाँ है? मनुष्य के आंतों में पाया जाता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सभी लोग आप लोग समझ गए होंगे। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा परिसंचरण जो है, ठीक है, या आपका प्रिजर्वेशन के काम में नहीं आता है? ऐसा परिसंचरण जो आपके प्रिजर्वेशन के काम में नहीं आता, परिसंरक्षण के काम में नहीं आता है। सोडियम बेंजोएट, एस्टिक अम्ल, पोटेशिक अम्ल, कार्बोहाइड्रिक अम्ल। तो हाइड्रोलिक अम्ल आपका नहीं होता है परिसंचरण में, ठीक है, क्योंकि यह चमड़े को काटता है, सभी लोग जानते हैं। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं, लकड़ी से बने मकान कहाँ पाए जाते हैं? मनाली में, श्रीनगर में, दोनों में कोई नहीं। तो लकड़ी के मकान वहाँ पर ज़्यादा होते हैं जहाँ पर ठंडा इलाका होता है, ठीक है। तो मनाली और श्रीनगर यहाँ पे दोनों में लकड़ी के मकान पाए जाते हैं। अब देखेंगे दोस्तों अगला प्रश्न, एक अच्छे आवास निर्माण में ध्यान रखना चाहिए। कोई भी अगर एक अच्छा आवास निर्माण करना हो तो उस पर आप लोग क्या ध्यान रखेंगे? ठीक है,
वायु विजन का ध्यान रखेंगे, प्रकाश विजन का, गृह स्वच्छता का, या ये सभी? देखिए वायु और प्रकाश के दोनों रखेंगे, लेकिन गृह स्वच्छता का भी रखेंगे कि आपका जहाँ पर घर हो, ठीक है, आसपास साफ सफाई रहे, स्वच्छता रहे। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न कि पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्र का संबंध दोस्तों कौन सा है? राजनैतिक है, सामाजिक है, पर्यावरणीय है, या आपका मानविकी हो जाएगा? तो पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्र में संबंध दोस्तों कौन कौन सा है? तो सभी लोग जानते हैं, ना तो राजनैतिक होगा, ना ही सामाजिक है, ना ही मानविकी है। ओनली वन फॉर पर्यावरणीय अध्ययन में आपका पर्यावरण अध्ययन का क्षेत्र संबंध पर्यावरण अध्ययन में ही होगा, ठीक है, इन्वायरमेंट स्टडीज में होगा आपका। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है आप लोगों से, प्यारा सा प्रश्न है कि सीखने के लिए विषय का स्वरूप होना चाहिए। आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, सर्वज्ञ ज्ञानी है दोस्तों, तो सीखने के लिए विषय का स्वरूप होना चाहिए। सरल से कठिन, कठिन से कठिन, सरल से कठिन, या कठिन से सरल? देखिए कोई भी चीज़ सीखना है तो सीखना है तो आप क्या है, पहले सिंपल तरीके से सीखते हैं, ठीक है, पहले सिंपल यानी कि साधारण से सीखते हैं, यानी सरल होना चाहिए। तो कोई भी चीज़ सीखना हो तो सरल से कठिन की ओर होता है। पहले हम नॉर्मल क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ते हैं। अब देखते होंगे आप लोग हाई लेवल टेस्ट है, पहले कमेंट आते थे कि सर आप वो रिपीट क्वेश्चन लाते हैं, ये तो हमारे पढ़े हुए हैं, नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे यह क्या है, सरल से कठिन की ओर जाना सीखने का विशेष रूप बेहतर माना जाता है दोस्तों। तो राइट ऑप्शन सी के साथ जाएगा। और अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, बेहतरीन लाजवाब है, सिलेक्शन वाला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी गैस जो है विश्व में तापमान की वृद्धि यानी कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी? मुख्य रूप से इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, मुख्य रूप से CFC है, CF2 है, सल्फर डाइऑक्साइड आपका यानी कि सल्फर SO2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, मीथेन CH4, और CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो सबसे ज़्यादा जो मुख्य रूप से उत्तरदायी गैस है ग्लोबल वार्मिंग के लिए दोस्तों, वह आपकी मानी जाती है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक है। और सबसे ज़्यादा सभी लोग जानते हैं वायुमंडल में उपस्थित गैस 78% आपकी कौन है दोस्तों? आपकी CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड ही है, ठीक है, नाइट्रोजन है, ठीक है ना, क्या है, नाइट्रोजन है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। जंगलों के एकदम नष्ट होने का तुरंत प्रभाव पड़ता है दोस्तों। जंगल का अगर एकदम से नष्ट हो जाए तो तुरंत प्रभाव जो है किस पर पड़ेगा? वर्षा में कमी होगी, मृदा का कटाव, खाद्य पदार्थों की कमी, या जंगली जंतुओं को एकदम से कमी? तो अगर जंगलों का एकदम से अगर नष्ट हो जाए तो तुरंत प्रभाव यानी फटाफट प्रभाव जिसे बोलते हैं, फटाफट तैयारी, बिल्कुल फटाफट तैयारी, सिलेक्शन पाइए, फटाफट सिलेक्शन पाइए, ठीक है। तुरंत प्रभाव पड़ेगा जंगली जंतुओं, क्योंकि जंगली जंतु तो जंगल में ही रहते हैं, और जंगल अगर एकदम से नष्ट हो जाएंगे तो सबसे पहले जो प्रभाव पड़ेगा तुरंत वह जंगली जंतुओं को एकदम से पड़ेगा, एकदम में कमी आएगी। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न कि वर्तमान युग में पर्यावरण अध्ययन का महत्व जो है निम्न में से किस तथ्य द्वारा स्पष्ट होता है? हम प्रेजेंट टाइम की बात कर रहे हैं, वर्तमान युग की बात कर रहे हैं। तो पर्यावरण अध्ययन का महत्व जो है निम्न में से किस तथ्य द्वारा स्पष्ट होता है? पर्यावरण विकास के मूल द्वारा होता है, पर्यावरण पर जीवन आधारित होता है, संसाधन संरक्षण एवं ऊर्जा के समुचित उपयोग के ज्ञान में होता है, या उपयुक्त सभी होता है? तो मेरे प्यारे मित्रों, मेरे भावी अध्यापक अध्यापिकाएं, शिक्षक बंधु, वर्तमान युग में पर्यावरण अध्ययन का महत्व जो है किस तथ्य द्वारा स्पष्ट होता है? तो राइट ऑप्शन आपके पर्यावरण विकास मूल के तथ्य द्वारा होता है, पर्यावरण पर जीवन आधारित होता है, और संसाधन संरक्षण एवं ऊर्जा के समुचित उपयोग ज्ञान से होता है। राइट ऑप्शन आपका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन उपरोक्त सभी ऑप्शन हो जाएंगे। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, लाजवाब प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि औपचारिक पर्यावरणीय शिक्षा का अर्थ क्या होता है? जो आपकी औपचारिक पर्यावरणीय शिक्षा होती है उसका अर्थ क्या होता है? प्राथमिक से उच्च स्तरीय शिक्षा में पाठ्यक्रमों द्वारा शिक्षा, व्याख्यानों द्वारा पर्यावरणीय शिक्षा, संगोष्ठियों द्वारा पर्यावरणीय शिक्षा, या उपयुक्त सभी द्वारा पर्यावरणीय शिक्षा? तो औपचारिक पर्यावरणीय शिक्षा का अर्थ क्या होता है दोस्तों? वह होता है प्राथमिक से उच्च स्तरीय, व्याख्यानों द्वारा, संगोष्ठियों द्वारा, यानी उपयुक्त सभी द्वारा पर्यावरणीय शिक्षा जो है यह औपचारिक पर्यावरणीय शिक्षा का अर्थ होगा। राइट ऑप्शन आपका डी ऑप्शन के जाएगा, क्योंकि पर्यावरण शिक्षा यानी कि इन्वायरमेंटल एजुकेशन जो होता है दोस्तों, यह सिखाने का प्रयास है कि मानव जाति के अस्तित्व की रक्षा के लिए
प्राकृतिक वातावरण की क्रियाएं और विशेषतः अपने व्यवहार और पारिस्थितिक तंत्र में सामंजस्य किस प्रकार किया जा सकता है। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु में अध्ययन किया जाता है। जो पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु होती हैं उसमें अध्ययन किया जाता है। पर्यावरण एवं परिस्थिति के विभिन्न घटकों का अध्ययन किया जाता है। पारिस्थितिकी प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। मानव पर्यावरण अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है, या इन सभी का अध्ययन किया जाता है। तो आई थिंक ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु में अध्ययन, क्योंकि पर्यावरण एवं परिस्थिति के विभिन्न घटक ये भी पर्यावरण के अध्ययन के विषय वस्तु में आते हैं। परिस्थिति जो प्रभाव होता है ये भी आता है। मानव पर्यावरण जो अंतर संबंध है ये भी आएगा। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो लाइक करने के लिए। आइए देखते हैं 6 प्रश्न और रह गए हैं। ओजोन गैस की परत में छिद्रण का परिणाम क्या होता है। ठीक है, जो ओजोन परत में गैस का छिद्रण हो रहा है, छिद्र होगा, इसका परिणाम क्या होगा। गैसों में असंतुलन होगा, भूमंडल में तपन में वृद्धि होगी, मृदा अपरदन होगा, या ये सभी होंगे। देखिए, मृदा अपरदन इससे होता है, जल से होता है। तो ओजोन गैस की परत में छिद्रण का परिणाम क्या होगा, वह होगा भूमंडलीय तपन, यानी कि हम पृथ्वी में क्या होगा, भूमंडल में ताप की वृद्धि होगी। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, लाजवाब प्रश्न है कि ओजोन छिद्र का पता वैज्ञानिकों को कब पता चला। कि ओजोन में छिद्र है, यह पता वैज्ञानिकों में कब चला। आपके 1997 में, 1998 में, 1985 में, या 2008 में। तो ओजोन छिद्र का पता जो है वैज्ञानिकों को कब पता चला था मेरे प्यारे मित्रों। राइट ऑप्शन जाएगा, सिलेक्शन वाला है प्रश्न है, 1985 1985 में ही पता चल गया था कि ओजोन में छिद्र है। ठीक है, और विशेषज्ञों के मुताबिक जो है दोस्तों, सबसे पहले ओजोन परत में छेद की पहली बात 1985 में सामने आई थी, जिसे अंटार्कटिका में सबसे पहले देखा गया था। तो ओजोन जो परत में छेद है, या सर्वप्रथम कहाँ पर देखा गया, तो आपके अंटार्कटिका में देखा गया। और वैज्ञानिकों के अनुसार इस छेद के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि सीएफसी गैस ही जिम्मेदार है। और सीएफसी गैस की खोज कब हुई थी दोस्तों, 1920 में हुई थी। जिसकी खोज, सीएफसी गैस की खोज 1920 में हुई थी। और आपके ओजोन परत में छेद का पता 1985 में चला, और सबसे पहले देखा गया आपके अंटार्कटिका में देखा गया था। और सीएफसी की खोज कब हुई, 1920 में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। पर्यावरणीय शिक्षा में किसकी शिक्षा दी जाती है। पर्यावरण ज्ञान की शिक्षा दी जाती है, पर्यावरणीय समस्याएं, या पर्यावरणीय प्रबंधन एवं सतत विकास। तो दोस्तों सभी लोग जानते हैं कि पर्यावरण शिक्षा में सभी की शिक्षा दी जाती है। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो अंत तक देखने के लिए। हर एक प्रश्न अटेंड करें, क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पे सर्वोपरि है। हर एक प्रश्न आपके कंसेप्ट एग्जाम पैटर्न पर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्यरत पर्यावरणीय सुरक्षा कार्य संस्थाएं कार्यक्रम है। एमएबी कार्यक्रम है। देखिए, एफएओ और डब्ल्यूडब्ल्यूएफ ये दोनों आपने सुना होगा, ठीक है, संस्थाएं। लेकिन एमएबी कार्यक्रम संस्था भी है एक, ठीक है। इसका डिटेल के साथ जानते हैं। देखिए, संरक्षित जैव मंडल यानी कई स्थानों पर आरक्षित जैव मंडल भी कहा जाता है। यह बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को द्वारा अपने कार्यक्रम मैन एंड द बायोस्फीयर, मानव और जैव मंडल, इसे ही एमएबी कहते हैं। क्या, मैन एंड द बायोस्फीयर के अंतर्गत दिए जाने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण एक उपनाम है। और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां आप सभी लोग जानते हैं, यूनाइटेड नेशनल पर्यावरणीय प्रोग्राम यूनिसेफ है आपका, और वर्ल्ड स्वास्थ्य संगठन WH है, खाद्य एवं कृषि संगठन FAO होता है। ये सभी मुख्य अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न। पर्यावरण अध्ययन का विज्ञान कहलाता है पारिस्थितिकी, आनुवंशिकी, कार्यकी, जीवाश्मिकी। तो पर्यावरण अध्ययन का विज्ञान सभी लोग जानते हैं पारिस्थितिकी कहलाता है दोस्तों। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर। और 2 प्रश्न और रह गए, ध्यानपूर्वक समझिएगा, देखिएगा और सुनिएगा कि इनमें से कौन सा अजैविक पर्यावरण का घटक नहीं है। देखिए, स्थलाकृति अजैविक पर्यावरण का घटक है, जल भी आपका अजैविक पर्यावरण का घटक है, और मृदा भी आपका अजैविक पर्यावरण का घटक है। लेकिन मानव आपका अजैविक पर्यावरण का घटक नहीं होगा, क्योंकि मानव जैविक में आता है, सभी लोग जानते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। पर्यावरण का ह्रास होता है दोस्तों प्राकृतिक प्रकोप से,
होता है, प्राकृतिक आपदा से होता है, प्राकृतिक आघात से होता है, इन्वायरमेंट स्ट्रेस से, या आपका उपयुक्त सभी। तो दोस्तों पर्यावरण का जो ह्रास होता है यानी कमी आती है, प्राकृतिक प्रकोप के द्वारा से भी कमी आती है, प्राकृतिक आपदा से भी कमी आती है, और प्राकृतिक आघात से भी कमी आती है। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन डी ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारी मेहनत दोस्तों आपका सिलेक्शन तय करेगी। हम मेहनत करते हैं आपके सिलेक्शन के लिए दोस्तों, ठीक है। तो इस परिवार को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट करें अपने परिवार को, अपने शिक्षा जगत के चैनल को, अपने जायसवाल सर को सपोर्ट करें, क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पे सर्वोपरि है। आप लोगों का सपोर्ट हमें मोटिवेशन देता है दोस्तों, मोरल मोटिवेशन देता है। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। आप हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए दोस्तों। आप खुश रहें, आपका परिवार खुश रहे, लाजवाब रहे, और जल्दी सिलेक्शन पाइए और परिवार में मिठाइयाँ बांटिए, ठीक है। और हमें भी कुछ ना कुछ गिफ्ट दीजिए। धन्यवाद सभी का। जय हिंद, वंदे मातरम।